नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नागपुर के रहने वाले फारिस कादरी, जिसको हर कोई जानता है क्योंकि वो अक्सर कई हमारे हैदराबाद के एमएलएस और कई वीआईपीस को और बीजेपी के एमएलएस को कॉल करके उन्होंने कई सवाल किए। अब बारी इमरान प्रतापगढ़ी की है। फोन कॉल किया था लेकिन कॉल उनका रिसीव नहीं किया गया था, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी खुद फारिस कादरी को कॉल करके तमाम तफसीलात बताए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिस कादरी साहब से बात हो रही है? जी इमरान भाई बात करेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी। जी। हाँ फारिस, क्या हाल है भाई? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक्चुअली 2-3 दिन बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। तुम्हारी कॉल आई, तुम्हारा मैसेज था, बट मैं बिजी रहा। बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो, सब खैरियत? थोड़ी ठीक नहीं है सर, अभी हैदराबाद आने का बिग प्लान था सर। अभी क्यों हैदराबाद क्या करने जा रहे हो? दारुसलाम चैलेंज असदुद्दीन अवैसी को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को चैलेंज कि इनको बताना है ये कैसी तरीके से दलाली करे सर। काफी प्रूफ, काफी एविडेंस है सर इनके अगेंस्ट। बोलना जरूरी है ना सर, ऐसा बताना जरूरी है ना इनको। बट वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, क्या करोगे वहाँ जाके? नहीं तो तैयारी हो गया पूरा, मतलब बैकअप वगैरह, ये सेफ्टी वगैरह पूरा, बस मीडिया बेस्ट होना। तो काफी चीजें, पब्लिक को चीज समझ में आना, अवेयरनेस आना, ताकि अभी जो है ना डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे वोट नहीं मिल रहा, हिंदू मुसलमान पे वोट मिल रहा, पब्लिक। राइट राइट। अभी तुम पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? मेरा बिजनेस है सर, स्टार पटानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग कम है अपना। पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। स्कूल में मैं टीचर से सवाल करता था ना, तो मेरे को फेल कर दिया उन्होंने 9th में, जब से मैं स्कूल नहीं जाती। अच्छा, चलो कभी दिल्ली आओ तो मुलाकात करो। बिल्कुल सर। एक बात पूछना था आपसे मेरे को। बताओ। एनआरसी प्रोटेस्ट के लिए वो सही था गलत था एनआरसी प्रोटेस्ट करना? नहीं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जानना चाह रहे हो तो बताओ। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ सर, टेंशन न लो। नहीं रिकॉर्ड करो, तुम्हें रिकॉर्ड करना हो रिकॉर्ड करो। नहीं। मतलब वो एनआरसी प्रोटेस्ट अपन ने जो किए, तो उसमें अपना बेनिफिट था या लॉस था? गवर्नमेंट का बेनिफिट हुआ, एनआरसी प्रोटेस्ट अपन करने से उनका बेनिफिट हुआ सर। आप पूछो कैसे? अपने को प्रोटेस्ट नहीं करना था। नहीं, हम कह रहे हैं वो तो प्रोटेस्ट सिर्फ एनआरसी कानून लाए थे इसके अगेंस्ट नहीं हो रहा था। हम तो यूपी से हैं, यूपी में तो 21 नौजवानों को गोली मार दी गई थी। बरोबर। 21 नौजवानों को, 21 लाशें गिरी थी। ऐसे ही बहुत सारे मुकदमे ला दे उसमें। तो वो ओवरऑल जो पूरा प्रोटेस्ट था वो सिर्फ बिल के खिलाफ ही नहीं था। जो गुस्सा था लोगों के दिलो दिमाग में पिछले 3-4 साल का, गुस्सा इस बात का था कि मॉब लिंचिंग हो रही थी। मैं तो ज्यादातर जिन मॉब लिंचिंग के जो शिकार लोग हैं उनके घर होके आया हूँ। मतलब आप सड़क पे चलते हुए किसी को पीट पीट के मार डालोगे। तो लोगों में कलेक्टिव गुस्सा था। और वो गुस्सा और वो प्रोटेस्ट शुरू कब हुआ, आप इसको यूं समझो, शाहीन बाग हो या कोई भी इस तरह का मूवमेंट खड़ा कब हुआ? खड़ा ये तब हुआ जब जामिया में बच्चों पे लाठी चलाई गई। बरोबर। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में तो प्रोटेस्ट करने का एक रिवाज होता है, क्योंकि लोकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले अपना कुछ ना कुछ मोर्चा निकालते रहते हैं। बरोबर। तो वहाँ बच्चों ने मोर्चा निकाला तो इन पुलिस ने, दिल्ली पुलिस और दिल्ली के जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुस करके 15 दिसंबर को बच्चों को मारा। बरोबर सर। 1 मिनट में बोलना देश भर के लोगों में गुस्सा आया ना। बरोबर। उसके बाद इस तरह के प्रोटेस्ट ज्यादा बड़े पैमाने पर खड़े हुए। करना चाहिए था। लेकिन सर मैं क्या बोल रहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो बिल फाड़े थे ना एनआरसी का, उसके बाद में जितने प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पर इंडिया लेवल पे एनआरसी सीए के ऊपर में, राइट, अब उससे बेनिफिट मोस्टली गवर्नमेंट को हुआ। वो कैसे सर? उस टाइम पे गवर्नमेंट अच्छी खासी डाउन हो गई थी, जीडीपी अपना डाउन था, इकोनॉमी डाउन था। देखो बीजेपी तो उनका फायदा उठा, देखो उन्होंने बिल फाड़ के उसके बाद उन्होंने कहा कौन सा प्रोटेस्ट किया? वो किसी कायदे के प्रोटेस्ट में कहाँ गए? हैदराबाद में भी उन्होंने तिरंगा मार्च तब निकाला जब मुश्ताक मलिक ने मिलियन मार्च करके उनको चैलेंज कर दिया। और जिस दिन मिलियन मार्च हो रहा था उस दिन वो संगारेड्डी में सभा कर रहे थे ताकि मिलियन मार्च फ्लॉप हो जाए। बरोबर। मिलियन मार्च को फ्लॉप करने के लिए जितना कुछ बन पड़ सकता है उन्होंने किया। बरोबर। तो वो तो आप सोचो, वो पूरे मुल्क में जा करके लोगों को तकरीरें कर रहे थे। और हैदराबाद में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। मैंने हैदराबाद में जाके
प्रोटेस्ट में जब ये कहा कि यहाँ कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है, तो मेरे ऊपर FIR हुआ। अभी भी मेरे ऊपर FIR है हैदराबाद में। तो बेसिकली देखिए, आम आवाम जो लड़ रही थी, मुसलमान आवाम जो पूरे मुल्क की लड़ रही थी, वो तो जज्बाती तौर पे लड़ रही थी, अपने वजूद के लिए लड़ रही थी। बरोबर। और भाई साहब ने उस पर पॉलिटिक्स करी। बरोबर। मैं वही भाई साहब ने बिहार के सारे इलेक्शंस में घूम घूम करके एनआरसी, मेरे अलावा एनआरसी में कोई खड़ा ही नहीं था, मेरे अलावा मतलब पूरे मजलिस के अलावा कौन दिखा। जबकि जब 21 नौजवानों को गोली मारी गई तो प्रियंका गांधी सबके घर गई। अगर वही ना निकली होती, प्रियंका गांधी ना निकली होती, तो यूपी गवर्नमेंट तो और लोगों को मारती हो, तो एकदम मूड में थी मारने के। बरोबर। और सर दूसरा ये बोलते हैं कि लोग कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आवाज उठाते, तो मैं बोला हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मीडिया दिखाती तो वही दिखेगी आपको, बाकी लोग को मीडिया शो करती। यही जनरल बात है, आवाज कौन नहीं उठा रहा है, आवाज तो अपने लेवल पे सब उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि कौन सी आवाज को मीडिया में दिखाई जानी जरूरी है, ताकि वो किसके आवाज पर लोगों में गुस्सा आएगा, लोगों में रिएक्शन आएगा, उनका फायदा होगा, वो पोलराइज होंगे। अब तो बंगाल में ही करेंगे सर ये लोग भी, MIM, फिर बंगाल जाते हैं, फिर वहां पर अच्छा खासा लॉस करके आते हैं। हाँ, बंगाल में पूरी प्लानिंग है सरकार बनवाने की उनकी। बरोबर। इसीलिए मैं सोच रहा था सर, दारुसलाम में जाके एंट्री करके फुल प्लानिंग है सर, तो उसमें बोल कर इनको सही तरीके से समझाना है सर, पब्लिक को समझाना, उस चीज का अवेयरनेस बताना। पब्लिक समझ रही, मेरी बातचीत जो भी XYZ चल रहा ना। नहीं, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, करो, और कभी मेरे लायक कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। बिल्कुल, थैंक यू सर। किसी तरह की मदद की जरूरत रहे तो बताना। अरे सर, बुक करने का सोचते हैं लोग, अब बस और कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी बात रखते हो, जेन्युइन पॉइंट्स उठाते हो, तो बरोबर। और डेमोक्रेसी में सबको हक है अपनी बात रखने का। बरोबर। जिस तरह उनको हक है नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का, वैसे ही फारिस कादरी को भी हक है असदुद्दीन ओवैसी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।